हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें क्वेश्चन देखना है कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड और वर्क डन के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है फाइंड the value of a so that the vector field a equals to axy minus z cube I प्लस a माइनस 2 एक्स स्क्वायर j प्लस 1 माइनस a एक्स z स्क्वायर k इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। Calculate its scalar potential and work done in moving particle from 1 to minus 3 to 1 minus 4 to in the field। कल जो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे सेम टाइप के क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इरोटेशनल की जगह क्या मेंशन करके रखा है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। और याद रखिएगा कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के लिए भी सेम कंडीशन लगती है जो इरोटेशनल के लिए लगती है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए सो दैट द वेक्टर फील्ड ए इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड इरोटेशनल के लिए क्या वैल्यू आती, डेल क्रॉस ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो चाहे आपसे इरोटेशनल कहे चाहे कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कहे, मेथड चेंज होंगी क्या, नहीं, दोनों में आपको क्या लेना है, डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू 0। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट क्या सॉल्व करना है आपको वर्क डन निकालना। ठीक है, तो वर्क डन के लिए हमें स्केलर पोटेंशियल निकालना पड़ता है, फिर वर्क डन निकालना पड़ता है। तो चलिए फिर से सेम स्टेप फॉलो करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो वेक्टर ए दिया हुआ है उसे मेंशन करेंगे। तो आप लिखेंगे हियर वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है आपको वेक्टर ए की वैल्यू, ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब आई प्लस ए माइनस 2 एक्स स्क्वायर जे प्लस 1 माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर के दिया हुआ है ऐसा। अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारी जो वेक्टर फील्ड है ये कैसी है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। तो आप लिखेंगे एज ए इज अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, देयरफॉर अगर ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड रही तो आपको क्या मिलेगा, डेल क्रॉस ए की वैल्यू आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। चलिए डेल क्रॉस ए निकालते हैं। डेल क्रॉस ए कैसे निकालते थे, याद है सबको, डेल क्रॉस ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहले रो में आपकी वैल्यू आती है आई जे के, सेकेंड रो में डेल के आई का एलिमेंट पहले क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स, फिर डेल के जे का एलिमेंट क्या होता है, डेल बाय डेल के का एलिमेंट क्या होता है, डेल बाय डेल जेड, फिर सेम चीज। उसके बाद ए के आई का एलिमेंट क्या है, ए एक्स वाई माइनस जेड क्यू, फिर जे का एलिमेंट क्या है, ए माइनस 2 एक्स स्क्वायर, फिर के का एलिमेंट क्या है, 1 माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। चलिए क्रॉस कर लेते हैं वैल्यू। सबसे पहली चीज कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जैसे आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, आई आ गया, आई कहां पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो अब आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे वैल्यू को,
डेल अपॉन डेल वाई के पास कौन जाके क्रॉस होगा, 1 माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर, कौन सा साइन आता है माइनस, फिर डेल अपॉन डेल जेड के पास कौन जाके क्रॉस होगा, ए माइनस 2 एक्स स्क्वायर जाके क्रॉस होगा। पहली वैल्यू प्लस साइन के साथ, तो दूसरी वैल्यू कौन सा साइन के साथ आएंगे, माइनस साइन के साथ। कौन आएगा, जे, जे कहां पे है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। फिर क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स के पास ये वाली वैल्यू होगी क्रॉस, कौन सी वैल्यू, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर होगी, कौन सा साइन आएगा फिर माइनस, फिर डेल अपॉन डेल जेड के पास ये वाली वैल्यू जाके क्रॉस होगी, कौन सी, ए एक्स वाई माइनस जेड। आ गया पहली वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू माइनस, तीसरी वैल्यू फिर से प्लस साइन के साथ। क्या है तीसरी वैल्यू, के, कहां पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तब आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नहीं देखेंगे। फिर क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स के पास जाके क्रॉस होंगी वैल्यू क्या, ए माइनस 2 एक्स स्क्वायर, कौन सा साइन आएगा माइनस। फिर क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई के पास जाके क्रॉस होगी वैल्यू ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब, और इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। क्या मिलेगा आपको, पहले तो आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू y, 1 माइनस ए कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, z स्क्वायर कांस्टेंट है, तो सबका डेरिवेटिव कितना आएगा यहाँ पे 0। कौन सा साइन है माइनस, डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू z, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 माइनस j इंटू, अब आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू x, x वाली टर्म यहाँ पे है तो 1 माइनस ए जेड स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। फिर कौन सा साइन है माइनस, आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू z, तो x स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस जेड क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर हो जाएगा, होगा लास्ट प्लस के इनटू, आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू x, तो a माइनस 2 कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। कौन सा साइन है यहाँ पे माइनस, आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू y, तो z क्यूब कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, ax कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, होगा। तो क्या मिला यहाँ से आपको 0i इंटू, यहाँ पे क्या मिलेंगी वैल्यू, माइनस साइन को आप चाहो तो अंदर लेके जा सकते हो, या तो अभी ऐसे ही रखो माइनस बाहर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस ए जेड स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर को अंदर लेके चला जाऊंगा ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। जेड स्क्वायर जैसे ही अंदर जाएगा मेरे को मिलेगा यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस 3 जेड स्क्वायर जे, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 जाएगा अंदर, 2 इंटू ए 2a माइनस 2 2 4 एक्स माइनस ए एक्स के इक्वल टू 0, मतलब क्या मिल गया मेरे को यहाँ से 0i जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस साइन को लेके जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस 4z स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू जे, प्लस सेम चीज यहाँ पे भी 2x में से ax गया तो क्या बचेगा ax माइनस 4x इंटू इक्वल टू 0। समझा यहाँ तक। अब अगर आपको याद हो मैं 0 को ही क्या लिख सकता हूं 0i प्लस 0j प्लस 0 के, कंपेयर कर लो यहाँ पे j का कोएफिशिएंट क्या है az स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड यहां से क्या आएगा ax माइनस 4x इक्वल टू 0, मतलब az स्क्वायर इक्वल टू 4z स्क्वायर एंड ax इक्वल टू 4x, z स्क्वायर कैंसिल तो a की वैल्यू 4, x x कैंसिल तो a की वैल्यू 4, दोनों केसेस में a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 4 आ रही है।
कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इजी लग रहा है सबको? तो चलिए, दोनों सिनेरियो में हमारे ए की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो आप a इक्वल्स टू 4 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसमें, इसको तो इक्वेशन नंबर 1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, a की वैल्यू क्या हो जाएंगी? क्या था ये आपका? ये है आपके पास a की वैल्यू। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? a इक्वल्स टू ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब आई। तो a की जगह हमने अभी वैल्यू निकाला, a की वैल्यू क्या है? 4। तो आ गया 4xy माइनस जेड क्यूब। a की जगह आ जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो बचेगा 2, यहाँ पे आ गया 2x²। यहाँ पे a की जगह आ जाएगा 4, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको पास माइनस। समझा कैसे निकाले? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ये मिल गया आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट स्टेप पे हमें निकालना है कैलकुलेट इट्स स्केलर पोटेंशियल। और हमें याद है जब भी हम डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0 प्रूव करते हैं, यानी ए को कंजर्वेटिव या इरोटेशनल प्रूव कर सके, तो हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर as A is conservative vector field, therefore there exists a scalar potential phi such that, किस तरीके से कि A की वैल्यू इक्वल आएंगी डेल फाई से। याद है ना कि ग्रेडियंट फाई से इक्वल आता है हमारा A। A की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, क्या है A की वैल्यू? 4xy माइनस जेड क्यूब आई प्लस 2x² j माइनस 3x² z के इक्वल टू डेल फाई। डायरेक्ट लिख दू, क्या आता? I डेल फाई बाय डेल x प्लस j डेल फाई बाय डेल y प्लस k डेल फाई बाय डेल z। अभी देखते हैं आता क्या होगा? डेल क्या रहता है? डेल रहता है I डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k डेल बाय डेल z। ये पूरा काय से मल्टीप्लाई हो रहा है? फाई से। ब्रैकेट ओपन होगा तो फाई सब में मल्टीप्लाई हो गया। दोनों को कर लीजिए कंपेयर, दोनों के आई कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे आई कोऑर्डिनेट क्या है? डेल फाई बाय डेल एक्स। ये इक्वल आना चाहिए इसके आई कोऑर्डिनेट से, क्या है? 4xy माइनस जेड क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। जे कोऑर्डिनेट इक्वल आना चाहिए जे कोऑर्डिनेट से, यहाँ पे जे कोऑर्डिनेट क्या है? डेल फाई बाय डेल वाई। इक्वल आना चाहिए उधर के जे कोऑर्डिनेट से, क्या है? 2x², इक्वेशन नंबर 2। और लास्ट के कोऑर्डिनेट इक्वल आना चाहिए के कोऑर्डिनेट से, यानी डेल फाई बाय डेल जेड इक्वल आएगा -3xz² आएगा। हमें तो फाई की वैल्यू चाहिए थी, डेल की वैल्यू चाहिए थी क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन 1, 2 and 3 partially with respect to x, y and z we get, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखना, ठीक है? रिस्पेक्टिवली वी गेट। पहले को इंटीग्रेट कर रहे हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 और y कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। x का इंटीग्रेशन x² बाय 2 माइनस जेड क्यूब कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x और फाई फंक्शन है x y z तीनों का। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, y z पूरा मान रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर दिया φ1 ऑफ y z। तो एक आर्बिट्ररी फंक्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। दोनों 2 के टेल में आते 2 2 4, तो इसको काट के डायरेक्ट ऐसा लिख दूं 2x² 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। इक्वेशन नंबर 4 सेम चीज
इसको इंटीग्रेट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल। 2x स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, 1 का इंटीग्रेशन y। फिर से आपका जो फाई फंक्शन एक्स वाई जेड का आपने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो जो आपका सॉरी जो आपका आर्बिट्ररी फंक्शन ऐड होगा किसके टर्म्स में होगा, एक्स और जेड के टर्म्स में आएगा, फाई टू ऑफ एक्स जेड, इक्वेशन नंबर 5। और लास्ट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो आएगा फाई माइनस 3x कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाय 3, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का 3 हो जाएंगे कैंसिल, तो बचा माइनस एक्स जेड क्यूब बचा। इसमें ऐड होगा क्या, आपने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो एक्स और वाई बुरा मानेंगे तो उनके लिए क्या ऐड कर देंगे, एक आर्बिट्ररी फंक्शन आ जाएगा 3 ऑफ एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 6 वेयर फाई 1 ऑफ वाई जेड, फाई 2 ऑफ एक्स जेड and phi 3 of xy are arbitrary functions। आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चाहिए थी वैल्यू फाई की, हमने 3 अलग अलग जगहों पे वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब इससे एक कॉमन आंसर निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जितने भी आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशंस कौन कौन सी, 4, 5 एंड 6 वी गेट। चलिए सबसे पहले काय की वैल्यू निकालेंगे, फाई 1 ऑफ वाई जेड। ये चीख चीख के बता रहा है कि भाई मेरे में y है और z है, मतलब क्या नहीं है, x नहीं है। तो आप लिखेंगे टर्म्स इन फाई नॉट कंटेनिंग x, यानी आपको ऐसी टर्म लेना है फाई की जिनमें x ना हो। बताइए इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, सब में x है, तो इसका आंसर आ गया 0। आ गया। सेकेंड, फाई 2 ऑफ एक्स जेड, क्या कह रहा है, इसमें x है और z है, क्या नहीं है, y नहीं है। तो आप लिखेंगे टर्म्स इन फाई नॉट कंटेनिंग y। बताओ y किस किस में नहीं है, इसमें y है, इसमें है क्या, नहीं, क्या है, माइनस एक्स जेड क्यूब। इसमें y है, इसमें y है क्या, नहीं है, क्या है, माइनस एक्स जेड क्यूब। माइनस एक्स जेड क्यूब मैं एक बार लिख चुका हूं, तो फिर से लिखूंगा क्या, नहीं। आ गया यहां तक। और लास्ट क्या निकालेंगे आप, फाई 3 ऑफ एक्स फाई। फिर से देखिए क्या बोल रहा है, फंक्शन में x चाहिए और y चाहिए, क्या नहीं चाहिए, z नहीं चाहिए। तो आप लिखेंगे टर्म्स इन फाई नॉट कंटेनिंग z। अब बताइए z किस किस में नहीं है, इसमें z है क्या, नहीं है, तो लिख दीजिए 2x स्क्वायर y। इसमें z है, इसमें है क्या, नहीं, लेकिन ऑलरेडी लिख चुका हूं, इसमें z है क्या। तो ये आपने निकाल लिया तीनों फंक्शन की वैल्यू। अब तीनों सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है क्या, नहीं, किसी भी एक में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप कहेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल फाई इज, क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू, देखिए क्या है वैल्यू, 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस फाई 1 ऑफ वाई जेड। फाई 1 ऑफ वाई जेड की वैल्यू क्या है, 0। 0 ऐड करोगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। देखिए मैंने अगर यहाँ पे इसको ऐड किया तो सेम आंसर आया था, 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब, क्योंकि 0 ऐड करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, 2x स्क्वायर वाई प्लस फाई 2 ऑफ एक्स जेड। फाई 2 ऑफ एक्स जेड की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स जेड क्यूब, दोनों सेम आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स जेड क्यूब पहले से था, फिर क्या है, फाई 3 ऑफ एक्स जेड। फाई 3 ऑफ एक्स जेड क्या है, 2x स्क्वायर वाई। तीनों के आंसर कैसे आते हैं, सेम आंसर। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल इज। आ गया, स्केलर पोटेंशियल की भी वैल्यू आ गई। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, जो है वर्क डन। क्या निकालना है आपको, वर्क
डन निकालना है। अब ये एक लाइन याद कर लो कि आपको यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट क्या लिखना है। आप लिखेंगे इन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड वर्क डन डिपेंड्स ऑन value of phi at the end points A and B। मतलब वर्क डन कभी भी कंजर्वेटिव फील्ड में काय पे डिपेंड करता है, उसके एंड पॉइंट पे। ठीक है, फाई की वैल्यू निकालना है आपको एंड पॉइंट, मतलब जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं ना उस पे फाई की वैल्यू निकालना है। कौन कौन से पॉइंट दिए हुए, हमें शुरुआत करना था इस पॉइंट से, तब इसको ले लेंगे ए। ये पॉइंट को हम ले लिया ए, और जहां पे खत्म हो रहा है उसको हम ले लेंगे बी। आगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी हमारा जो वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, यानी फाई की वैल्यू एट पॉइंट बी माइनस फाई की वैल्यू एट पॉइंट ए। चलिए बताइए तो क्या मिल जाएगा आपको, ये आपके पास फाई की वैल्यू है, तो फाई ऑफ बी निकाल लेते हो। कितना आएगा, 2x का स्क्वायर, x की जगह क्या आएगा 1 का स्क्वायर इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है -4 माइनस x की वैल्यू क्या है 1, z का क्यूब, z क्या है 2, तो आ जाएगा 2 का क्यूब। यहाँ पे माइनस साइन आ गया, 4 2 8 माइनस 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 आएगा, -8 कितना आ गया -16 आ गया। फिर आप निकालेंगे फाई की वैल्यू एट पॉइंट ए, क्या रहेगा फाई की वैल्यू एट पॉइंट ए, फाई की वैल्यू एट पॉइंट ए रहेगा 2 टाइम्स x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 1, तो आ जाएगा 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 2 माइनस x की वैल्यू क्या है 1, z का क्यूब यानी -3 का क्यूब, तो 2 2 4 माइनस का क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा 3 का क्यूब 27 प्लस 4 कितना आ जाएगा 31 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो चलिए बताइए देयरफॉर वर्क डन क्या मिल जाएगा आपको, फाई ऑफ बी जिसकी वैल्यू है -16 माइनस फाई ऑफ ए जिसकी वैल्यू है 31, तो कितना है आंसर -47। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। इजी है क्वेश्चंस, क्वेश्चन हार्ड नहीं रहते, पूरे कंसेप्ट आपके सेम है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ख्याल रखना आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप है ना यहाँ पे अगर आपको एक कैंसिल करने वाली मेथड थोड़ी अजीब लग रही है ना, तो आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था ना। अगर आपको ऐसा नहीं सॉल्व करना था, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से z² को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास a -4 z²j, यहाँ से भी अगर हम x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास a -4 x के इक्वल टू 0, इस तरीके से आएगा। फिर a -4 को कॉमन निकालो तो a -4 z²j प्लस x के इक्वल टू 0। फिर इसके बाद डायरेक्टली ले लो कि यहाँ पे अगर वैल्यू 0 आ रही है, ये वेक्टर है, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू 0 आ रही है, तो आपका a -4 डायरेक्टली क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा दो वैल्यू लिखने के बजाय आप चाहो तो ऐसा सिंगल वैल्यू पे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे।
चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट एफ जिसकी वैल्यू है वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब आई प्लस 2y साइन एक्स माइनस 4j प्लस 3x जेड स्क्वायर प्लस 2k is a conservative वेक्टर फील्ड। यानी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जो कल हमने देखे और जो आज देखे, प्लीज इनको लाइटली मत लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। एंड फाइंड अ फंक्शन पाई such that f equals to del phi. Also find the work done in moving the particle from 0 1 minus 1 to pi by 2 minus 1 2। चलिए इस तरीके का क्वेश्चन है आपके पास। क्या कह रहा है आपको, एफ दिया हुआ है यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब आई प्लस 2y साइन एक्स माइनस 4j प्लस 3x जेड स्क्वायर प्लस 2k इस कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा और एक चीज याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे x और z को क्यों काटा ये भी बताया था आपको। जैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा करते हैं a माइनस 4 इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से a माइनस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ऐसा करते हैं। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 है, मतलब या तो a माइनस 4 0 होगा या तो जेड स्क्वायर 0 होगा, यानी a माइनस 4 0 होगा या तो x 0 होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे z और x दोनों 0 नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि अगर z और x दोनों 0 हो जाए, क्योंकि a माइनस 4 0 हो सकता है या तो फिर जेड स्क्वायर और x को 0 होना पड़ेगा, यानी z और x को 0 होना पड़ेगा। अगर z और x 0 हो जाए तो x के जगह वैल्यू आ गई 0, कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो 0, z के जगह वैल्यू आ गई 0, कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो 0, x के जगह 0, x के जगह 0, तो पूरा वेक्टर क्या बन जा रहा है 0i प्लस 0j प्लस 0k, मतलब ये आपके यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है हर एक सिनेरियो के लिए। ऐसा आंसर आता है क्या हमारा, नहीं। तो आपको करके याद रखना है, यहाँ पे करके मैंने इनको सेपरेट निकाल के काटा हूं। आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन भी कर सकते, सिंस z is not z and x are not equals to 0, ठीक है। या तो फिर ऐसे वाले मेथड से करो, जैसे कॉमन निकाल देना a माइनस 4 जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी a माइनस 4 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, a माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, फिर लिख दो a माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 4, ठीक है। तो जो तीन मेथड थे, तीनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये भी बता दें, क्योंकि मेरे को मालूम है बाद में डाउट आएगा कि सर आप तो हमेशा कॉमन निकाल के करते हो, यहाँ पे आपने डायरेक्टली क्यों काटा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वैल्यू को काटेंगे नहीं तो हमारा z और x दोनों की वैल्यू क्या आ सकती है 0। देखो या तो a माइनस 4 0 होगा इस सिनेरियो से, या तो z 0 होगा, यहाँ पे a माइनस 4 0 होगा या तो x 0 होगा। अगर हम लेते a माइनस 4 0 नहीं है, जैसे ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, मतलब z 0 आ जाएगा और x 0 आ जाएगा। z और x 0 आ गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही क्या बन जा रहा 0 बन रहा है, करके x और z 0 नहीं हो सकते, यानी क्या 0 होगा a माइनस 4 होगा। समझ में? तो आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसा सॉल्व कर सकते हो। जैसा मैंने सबसे सेफ मेथड क्या रहेंगी, ये जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में लिखा है ना, ये वाली सबसे सेफ मेथड रहेंगे आपके लिए, क्योंकि वहां पे आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये वेक्टर 0 नहीं हो सकता करके ये स्केलर 0 होगा। समझ में आया यहाँ पे मतलब क्या है कि ये वेक्टर वाली वैल्यू 0 नहीं होंगी करके स्केलर 0 हो रहा है, ये डायरेक्टली हमने एक स्टेप पे बता दिया है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से पेपर में अगर आए तो आप ये वाली स्टेप लिखिएगा। उम्मीद है समझाऊंगा सबको।
चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आपको एफ दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे एफ क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कैसे प्रूव करते हैं, याद है क्या सबको? कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड आपकी कब आएंगी, जब आप प्रूव कर दे कि डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो आप लिखेंगे हियर एफ की वैल्यू दी है आपको, उसके बाद आप क्या करेंगे, वैल्यू कर देंगे कंसीडर। किसको कंसीडर करेंगे, डेल क्रॉस एफ को। कैसे लिखते हैं डेल क्रॉस एफ, पहले रो में आता है आई जे के, दूसरे रो में आते हैं डेल के एलिमेंट, डेल का आई का एलिमेंट है डेल बाय डेल एक्स, जे का एलिमेंट है डेल बाय डेल वाई, के का एलिमेंट है डेल बाय डेल जेड। फिर एफ के एलिमेंट, एफ में आई का एलिमेंट है वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड की, जे का एलिमेंट है 2y साइन एक्स माइनस 4, के का एलिमेंट है 3x जेड स्क्वायर प्लस 2। चलिए बताइए क्या मिलेगा अब आपको, पहले आ जाएगा आई, आई कहां पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया कैंसिल, तो अब क्या होगा, डेल बाय डेल वाई के पास जाके क्रॉस होगा 3x जेड स्क्वायर प्लस 2, कौन सा साइन आता, माइनस, फिर डेल बाय डेल जेड के पास जाके क्रॉस होगा 2y साइन एक्स माइनस 4। ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू माइनस साइन के साथ आ गया माइनस जे, जे कहां पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स के पास वैल्यू जाके क्रॉस होगी कौन सी, 3x जेड स्क्वायर प्लस 2, कौन सा साइन आता, माइनस, फिर क्या होगा, डेल बाय डेल जेड के पास जाके वैल्यू क्रॉस होगी कौन सी, वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड, पहली वैल्यू प्लस दूसरी माइनस, तीसरी फिर से क्या आएंगे प्लस, तो आ जाएगा प्लस के टाइम्स, के कहां पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स के पास वैल्यू जाके क्रॉस होगी कौन सी, 2y साइन एक्स माइनस 4, कौन सा साइन आता, माइनस, फिर डेल बाय डेल वाई के पास जाके वैल्यू होगी क्रॉस कौन सी, वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब। हमें दिखाना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब जबरदस्ती हम 0 तो लिख नहीं सकते, इसको सॉल्व करके 0 दिखाना पड़ेगा। तो चलिए 0 लेके आते हैं इसका आंसर। बताइए क्या मिलेगा, आई जैसा था वैसा, डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू आर, एक्स जेड 2 सब कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव माइनस, डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो 2y साइन 4 सब कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0, पहला 0 तो आसानी से आ गया, माइनस जे इंटू, अब डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3 कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, 2 का डेरिवेटिव 0, कौन सा साइन है, माइनस, अब डेरिवेटिव लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू z, तो y स्क्वायर cos x कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0, z क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 3z स्क्वायर, तो 3z स्क्वायर कैंसिल, बन गया 0, प्लस k इंटू, k पे बताओ क्या आएगा, डेरिवेटिव लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos माइनस 4 का डेरिवेटिव 0, कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस आएगा। अब आपको डेरिवेटिव लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो cos x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, z क्यूब कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो बताइए क्या मिला, 3z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर कैंसिल 0, 2y cos x कैंसिल, बचा 0, तो बची वैल्यू 0i प्लस 0j प्लस 0, क्या आंसर आ गया आपके पास 0। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि डेल क्रॉस f था हमारे पास, डेल क्रॉस f की वैल्यू आ गई आपके पास 0। जब भी डेल क्रॉस f 0 आ जाए तो आप f को इरोटेशनल भी बोल सकते हैं और कंजर्वेटिव भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमसे क्या पूछा है कि एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर f इज अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड।
देयरफॉर आप f को लिख सकते हैं डेल पाई से इक्वल, लिख सकते हैं वेयर पाई इज स्केलर पोटेंशियल, लिख सकते हैं ऐसा। f क्या है आपके पास, ये मेरी f की वैल्यू, आ जाएगा f इक्वल्स टू डेल फाई, डेल फाई क्या होता, i डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। ये तो अब सबको याद हो गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे याद हुआ कि अभी भी याद नहीं हुआ, समझा यहां तक। फिर उसके बाद दोनों साइड को कीजिए कंपेयर, i वाला कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा i के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, डेल फाई बाय डेल एक्स की वैल्यू आएंगी वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। जे वाला इक्वल रहेगा जे वाले के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, डेल फाई बाय डेल वाई इक्वल्स टू 2y sin x माइनस 4, इक्वेशन नंबर 2। के वाला कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा k के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, डेल फाई बाय डेल जेड इक्वल टू 3 x स्क्वायर प्लस 2, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहे हैं उसी रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन 1 2 and 3 partially with respect to x, y and z respectively we get, बताइए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल तो आ जाएगा पाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि आप इंटीग्रेशन लगा रहे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा रहे हैं। अब बताइए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा प्लस जेड क्यूब कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा एक्स, पाई है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जेड आपने इंटीग्रेशन लगाया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका जो आर्बिट्ररी फंक्शन है वो ऐड होगा किसके टर्म्स में, वाई और जेड के टर्म्स, बताएंगा फाई 1 ऑफ वाई। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। सेकेंड आप इंटीग्रेट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो आ जाएगा फाई इक्वल्स टू, अब आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 2 और साइन x कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, आएगा y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, y स्क्वायर बाय 2 2 कैंसिल, तो क्या आंसर y स्क्वायर साइन x आया, माइनस 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा y। अब आपने इंटीग्रेशन लगाया विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपका जो फंक्शन है आर्बिट्ररी फंक्शन किनके टर्म्स में ऐड होगा, x और z के टर्म्स में, आ जाएगा प्लस पाई 2 ऑफ x z आएगा। और लास्ट आपने इंटीग्रेशन लगाया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आ जाएगा पाई इक्वल्स टू 3x कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब बाय 3 3 कैंसिल, तो बचा x z क्यूब प्लस 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या आ जाएगा z। अब आपने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू z, तो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट किनके टर्म्स में ऐड होगा, x और y के टर्म्स में। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब आर्बिट्ररी फंक्शन, क्या आएगा फाई 3 ऑफ x y आएगा। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6। फिर क्या करते हैं, इन सब को आपको करना पड़ता है कंपेयर। नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 4 5 एंड 6 वी गेट। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, फाई 1 ऑफ वाई जेड की वैल्यू। ये क्या रहेगा, फाई फंक्शन है वाई और जेड का, यानी किसका नहीं है, एक्स का नहीं है, तो आप लिखेंगे टर्म्स इन फाई नॉट कंटेनिंग एक्स आएगा, टर्म्स इन फाई नॉट
कंटेनिंग x। बताइए x किस किस में नहीं है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें नहीं है। क्या है? -4y। इसमें x है, इसमें प्लस। आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो पहला काम तो आपका हो गया। सेकेंड आप क्या निकालेंगे? phi2 ऑफ xz। हाँ, आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं वेयर phi1 yz, phi2 xz, phi3 xy आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। आएगा phi2 ऑफ xz, मतलब x दिखना चाहिए, z दिखना चाहिए। तो क्या नहीं दिखना चाहिए? y नहीं दिखना चाहिए। तो आप लिखेंगे टर्म इन phi नॉट कंटेनिंग y। बताइए y किस में नहीं है? इसमें y दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो आ गया x z3। इसमें y दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन xz3 में ऑलरेडी लिख चुका हूं। एक वैल्यू को एक ही बार लिखना है। इसमें y नहीं दिख रहा था, आ जाएगा +2z। आ गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? उसके बाद लास्ट क्या बचा है आपके पास? phi3 ऑफ x y, यानी phi3 फंक्शन है x और y का, किसका नहीं है? z का नहीं है। तो आप लिखेंगे टर्म इन phi नॉट कंटेनिंग z। बताइए z किस किस में नहीं है? इसमें z नहीं है, तो आ गया y² sin x। इसमें z है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो आ गया -4y। ये ऑलरेडी हो गया, -4y। इसमें z है, इसमें z है, तो उनको लिखेंगे क्या? समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिला आपका आंसर? तो आप लिखेंगे therefore the required scalar potential phi is, क्या आ जाएगा? phi इक्वल टू क्या है वैल्यू? y² sin x प्लस xz³ प्लस phi1 ऑफ yz। phi1 ऑफ yz क्या है आपके पास? -4y प्लस 2z। देखिए सब में अगर सब्स्टिट्यूट करो तो सेम ही वैल्यू मिलती है क्या मुझे? यहां पे चेक कर लेता हूं। y² sin x प्लस xz³। हमेशा रफ में चेक कर लेना ताकि आपसे कोई वैल्यू छूटी तो नहीं, ये चेक हो जाए। यहाँ पे y² sin x -4y प्लस phi2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? प्लस xz³ प्लस 2z। यहाँ पे xz³ प्लस 2z प्लस phi3 ऑफ xy क्या है? y² sin x -4y। देखिए y² sin x आ गया, xz³ आ गया, -4y आ गया, 2z आ गया। सब में आ रहा है? तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। बट एक और चीज निकालना है आपको, वर्क डन। तो वर्क डन के लिए क्या लिखते हैं? इन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड वर्क डन depends on value of phi at the end points, कौन कौन सा? A and B। therefore वर्क डन की वैल्यू आएंगे phi ऑफ B, यानी जहां पे खत्म हुआ -phi ऑफ A, जहां से शुरू। अब देखिए वर्क डन के लिए आपको क्या बोल रहा है? कहां से शुरू करना था? वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम, कहां से शुरू किया आपने? 0 0 सॉरी 0 1 सॉरी कहां से शुरू किया आपने? 0 1 -1 से, और कहां पे जाके खत्म किया आपने? आपने इसे जाके खत्म किया π/2 1 और ये वाली वैल्यू पे π/2 -1 और 2 पे आएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं वैल्यू यहाँ पे। therefore phi ऑफ b क्या हो जाएगा? phi की वैल्यू एट पॉइंट b क्या है? π/2 -1 2। बताइए क्या आएगा? phi है क्या आपके पास?
अभी निकाला हम लोगों ने फाई की वैल्यू। ये आपके पास पाई की वैल्यू, बताइए क्या है, y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, साइन एक्स तो आ जाएगा साइन एक्स की जगह क्या आ गया पाई बाई 2, प्लस एक्स एक्स की जगह आ गया पाई बाई 2, z का क्यूब तो आ जाएगा 2 का क्यूब, माइनस 4 पाई, एक मिनट, माइनस 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है -1, प्लस 2 इंटू जेड, जेड की वैल्यू क्या है 2, बताइए क्या आएगा, साइन 90 1 1 1 1 प्लस 2 और क्यूब में का एक वैल्यू कैंसिल तो बचेगा 2 का स्क्वायर 4 पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 2 2 4, तो क्या है आंसर 4 पाई प्लस 9 आ गया। सिमिलरली आप वैल्यू निकालेंगे फाई ऑफ ए की, यानी फाई की वैल्यू एट पॉइंट ए क्या है 0 1 -1 पे आएगा। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, साइन एक्स एक्स की वैल्यू 0, प्लस एक्स जेड एक्स की वैल्यू 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आने वाला है, -4 वाई, वाई की वैल्यू 1, प्लस 2 जेड, जेड की वैल्यू -1, साइन 0 0, 4 1 4, -2 1 2, -2 -4 कितना हुआ -6 आ गया। आपके पास फाई ऑफ बी है, आपके पास फाई ऑफ ए, तो देयरफॉर वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, वर्क डन आ जाएगा मेरे पास फाई ऑफ बी जिसकी वैल्यू है 4 पाई प्लस 9, माइनस फाई ऑफ ए जिसकी वैल्यू है -6, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो आएगा 4 पाई प्लस 9 प्लस 6 15 यूनिट, तो कितना वर्क डन हुआ आपके पास 4 पाई प्लस 15 यूनिट, तो आपके पास फाइनल आंसर। आप यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप यूनिट्स लिखो या तो सिर्फ सादा इसको ऐसा छोड़ दो, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है पक्के में। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, उम्मीद है टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, बाउंसर किसी को भी नहीं जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट f equals to 2xy plus z cube y plus x square j plus 3xz square k is a conservative force field, is a conservative force field, find the scalar potential, also find the work done in moving an object in this field from 1 -2 1 2 3 1 4। फिर से ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिखाना है सबसे पहले कि f क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, तो कैसे करेंगे, दिखा देंगे आप कि डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर एफ की वैल्यू दी हुई है तो आप करेंगे कंसिडर, किसे कंसिडर करेंगे, डेल क्रॉस एफ को। कैसे लिखते हैं, पहले आई जे के, फिर डेल के कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, फिर एफ के कंपोनेंट क्या है 2xy प्लस जेड क्यूब एक्स स्क्वायर 3x जेड आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई डाउट नहीं, अब ये सॉल्व करना सबको आ गया, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। पहली वैल्यू एज इट इज, कहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो बताइए क्या मिलेगा आप लोगों को,
यहाँ पे डेल वाई के पास जाके क्रॉस होंगी ये वाली वैल्यू क्या है 3x z²। कौन सा साइन बनता है यहाँ पे माइनस साइन आता, फिर डेल बाय डेल z के पास जाके क्रॉस होगा x का स्क्वायर होगा, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस, तो आ गया माइनस j इंटू जे कहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो बताइए क्या होगा डेल बाय डेल x के पास जाके क्रॉस होगा क्या 3x z²। कौन सा साइन माइनस, डेल बाय डेल z के पास जाके क्रॉस होगा 2xy प्लस z। आ गया पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस, तो तीसरी वैल्यू फिर से प्लस, क्या होगा k कहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो डेल बाय डेल x के पास जाके क्रॉस होगा x का स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल y के पास जाके क्रॉस होगा 2xy प्लस z का क्यूब। आई इंटू डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू z तो x² कांस्टेंट वैल्यू 0 माइनस j, डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू x तो 3z² कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू z तो 2x² 2xy का डेरिवेटिव 0, z³ का डेरिवेटिव 3z², तो इसके बाद प्लस k इंटू डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू x x² का डेरिवेटिव 2x माइनस डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू y तो 2x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 z³ का 0, तो बताइए क्या बचा 0 है 3z² 0 j 2x माइनस 2x 0 k, यानी वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब आपने क्या बता दिया डेल क्रॉस f की वैल्यू आ गई 0। अगर डेल क्रॉस f 0 आ गया यानी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है कि नहीं है, ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, तो यहाँ पे फोर्स फील्ड लिखा है तो आप लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, जैसा क्वेश्चन है वैसा, तो आप चाहते हैं पूरा एज इट इज छाप सकते हैं। Hence F की ये वैल्यू इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोले कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोले जैसा बोले सेम यहीं पे लिखना, समझ में आया पक्के में समझा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर आप लिख सकते हैं F की वैल्यू इक्वल टू डेल पाई, जहां पे पाई क्या है वेयर पाई इज स्केलर पोटेंशियल, बोल सकते हैं ऐसा। F है आपके पास, हाँ जी है, ये रहा हमारा F, ये आ गया F इक्वल्स टू डेल फाई की वैल्यू क्या आती एल आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। कंपेयर कीजिए आई वाला कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा आई के साथ तो डेल फाई बाय डेल एक्स इक्वल आएगा 2xy प्लस z³ के साथ इक्वेशन नंबर 1, जे वाला इक्वल रहेगा जे के साथ तो डेल फाई बाय डेल वाई इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर के साथ इक्वेशन नंबर 2, और लास्ट z वाला इक्वल रहेगा z के साथ तो डेल फाई बाय डेल z की वैल्यू आ जाएंगी 3xz², इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना पड़ता है, इन्हें इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन 1, 2 and 3 partially with respect to x, y and z respectively we get। बताइए पहला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल आ जाएगा 5, जो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो 2 और y कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x का इंटीग्रेशन x² by 2 कैंसिल, तो क्या बचा x² y प्लस z³ कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर 1 का इंटीग्रेशन x, फिर से यहाँ पे फाई फंक्शन है x y z का, आपने इंटीग्रेशन लगा विद रिस्पेक्ट टू x, आर्बिट्ररी
फंक्शन ऐड होगा इन टर्म्स ऑफ y एंड z होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज अब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल आ जाएगा, फाई इक्वल टू x स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन y, क्योंकि आप इंटीग्रेशन लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू y, आपने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो कांस्टेंट वाले फंक्शन किसके टर्म्स में ऐड होंगे, प्लस फाई टू ऑफ x z आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट वाली वैल्यू इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल, तो बचेगा फाई इक्वल टू 3x कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब बाय 3, 3 कैंसिल, तो बचेगा xz क्यूब। आपने इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू z, तो आपका फंक्शन किसके टर्म्स में ऐड होगा, x और y के टर्म्स में आएगा, फाई 3 ऑफ x y। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, वेयर फाई 1 ऑफ yz, फाई 2 ऑफ xz and फाई 3 of xy are arbitrary functions। आ गया, हमें वैल्यू चाहिए फाई की जहां पे कोई भी वैल्यू आर्बिट्ररी हो, क्या नहीं, हमें परफेक्ट वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को कर देंगे कंपेयर, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, फाई 1 ऑफ वाई जेड की वैल्यू, फाई 1 किसका आना चाहिए, y और z का, उनमें क्या नहीं दिखना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए, तो आप देखेंगे टर्म इन फाई नॉट कंटेनिंग x। बताइए किस किस में x नहीं है, इस पे भी x 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 है, कोई भी बिना x की टर्म आई क्या, तो आ गया आंसर 0। सेकेंड फाई 2 ऑफ xz, क्या आएगा, टर्म्स इन फाई नॉट कंटेनिंग y, y किस किस में नहीं है, इस पे y, इसमें है क्या, नहीं, तो आ गया xz, इस पे y है, इस पे नहीं है, लेकिन xz क्यूब आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद फाई 3 क्या है, x y, कौन 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 सी टर्म है यहाँ पे, x और y है, कौन नहीं है, z नहीं है, तो आप लिखेंगे टर्म इन फाई नॉट कंटेनिंग z, z किस किस में नहीं है, x स्क्वायर y में नहीं है, बाकी तो सब में z है ही, आएगा, तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल फाई इज, क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस 0, 0 ऐड करने तो कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं होता। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप यहाँ पे सेकंड वाले पे भी ऐड करते तो क्या आती वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई प्लस फाई 2 की वैल्यू क्या है, एक्स जेड क्यूब, यहाँ पे भी एक्स जेड क्यूब प्लस फाई 3 ऑफ एक्स वाई, फाई 3 ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर वाई। देखो तीनों केसेस में सेम वैल्यू आ रही है, कुछ भी अलग आ रहा है क्या, नहीं। तो ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल। सिर्फ स्केलर पोटेंशियल निकालना था क्या, नहीं, वर्क डन भी निकालना था, तो लिख दीजिए वर्क डन। तो आप लिखेंगे इन कंजर्वेटिव, अभी तक हम वेक्टर फील्ड लिख रहे थे, हमें उसने कौन सी फील्ड बोला, फोर्स फील्ड, तो जो लैंग्वेज वो लिख रहा है ना वही फील्ड हम भी लिखेंगे, हम लिखेंगे फोर्स। इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड the work done depends on the value of scalar potential phi at the end points। कौन कौन सा, A and B। A क्या है पॉइंट, कहां से शुरू करना था हमें, at point
ए से बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए क्या आएगा आपके पास वर्क डन। देयरफॉर वर्क डन की वैल्यू क्या आएंगी, फाइव की वैल्यू एट फाइनल पॉइंट माइनस फाइव की वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट आएगा। निकालिए ना, फाइव की वैल्यू एट पॉइंट बी कैसे निकालोगे आप, फाइव की वैल्यू निकालोगे, बी की वैल्यू क्या है 314 पे। ये आपके पास वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट कर दो, x के जगह 3 तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, y के जगह 1 प्लस x के जगह 3 इंटू z का क्यूब, z है 4 आएगा 4 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 4 का क्यूब, कितना लेते 64 है ना, तो कितना आएगा 4 3 12 कैरी 1 3 6 18 18 प्लस 1 90 तो आएगा 192 प्लस 9 तो आ जाएगा 201 आ जाएगा। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, 5 की वैल्यू एट पॉइंट ए, यानी 5 की वैल्यू पॉइंट ए क्या है 1 माइनस 2 1 पे, तो बताइए क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है माइनस प्लस एक्स, एक्स है 1 z का क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 1 1 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना आएगा माइनस 1 आएगा। तो बताइए देयरफॉर वर्क डन कितना आ जाएगा 5 ऑफ बी, 5 ऑफ बी कितना निकाला आपने 201 माइनस 5 ऑफ ए कितना निकाले माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 201 प्लस 1 कितना आ जाएगा 202 दे रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा। आप यहाँ पे सिर्फ वर्क डन इक्वल टू ऐसा लिख के छोड़ सकते हैं, या तो यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। समझा यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ऐसा करते हैं एक थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज का लेक्चर करते हैं सब जो है प्रूव दैट f equals to r square r is conservative and find scalar potential, find scalar potential phi such that f की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए डेल फाई आनी चाहिए, ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन क्या आएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे हियर f क्या दिया हुआ है मुझे, f दिया हुआ है मुझे r स्क्वायर r दिया हुआ है, r की वैल्यू क्या रहती है हमेशा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रहता। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल तो मैं उसको डिनोट करूंगा सिर्फ और सिर्फ r से, इसकी वैल्यू क्या रहती स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मैं लिख सकता r स्क्वायर की वैल्यू आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं अगर ये वाली वैल्यू को f को नॉर्मल तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता r स्क्वायर r को मैं क्या लिख सकता xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकता, r स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा एक्स आर स्क्वायर i प्लस वाई आर स्क्वायर जे प्लस जेड आर स्क्वायर लिख सकता है f को ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताइए मुझे क्या प्रूव करना है, ये कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कब आएगा जब डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। तो चलिए निकालते जाते हैं, आगे जाके हमें एक जगह पे प्रॉब्लम आएंगी तब तुरंत वाली प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे, या तो आप चाहो तो अभी से ही वैल्यू निकाल के रख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल जेड अभी से निकाल के रखो, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है r यहाँ पे अंदर जा रहा है वैल्यू पे, है ना।
आर यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो मैं आर का डेरिवेटिव पहले से निकाल के रख देता हूं, और अगर आपने नहीं निकाल के रखे तो भी आप बाद में निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूं कि हम लोगों ने कंजर्वेटिव फील्ड का क्वेश्चन देखा और हमने पढ़ा था कि डेल क्रॉस एफ की वैल्यू 0 निकालना है, पूरी मेथड में चले गए, हम डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल जेड नहीं निकाले। तो अगर वैसा मैं पेपर में अटका रहा हूं तो कैसे करूंगा, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा इसका। आप करेंगे कंसिडर, क्या लिखूंगा, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या रहता है, डेल क्रॉस एफ पहले आता आई जे के, फिर डेल के कंपोनेंट क्या आता, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकाल लो, क्योंकि डेरिवेटिव लगने वाला है। अब एफ के कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट है एक्स आर स्क्वायर, वाई आर स्क्वायर, जेड आर स्क्वायर आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू, पहली वैल्यू प्लस साइन के साथ, तो आ गया आई, आई कहां पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो क्या होगा, डेल बाय डेल वाई जाके मल्टीप्लाई होगा जेड आर स्क्वायर के साथ, कौन सा साइन आता, माइनस, डेल बाय डेल जेड के पास जाके मल्टीप्लाई होगा वाई आर स्क्वायर, पहली वैल्यू प्लस साइन के साथ, तो दूसरी कौन से साइन के साथ आएंगी, माइनस साइन के साथ, आएगा माइनस जे, जे कहां पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स के पास वैल्यू जाके क्रॉस होंगी जेड आर स्क्वायर, माइनस, फिर डेल बाय डेल जेड के पास वैल्यू जाके क्रॉस होंगी एक्स आर स्क्वायर, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस, तीसरी वैल्यू फिर से प्लस, आएगा प्लस के इंटू के कहां पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्रॉस करो, तो डेल बाय डेल एक्स के पास जाके क्रॉस होगा वाई आर स्क्वायर, माइनस डेल बाय डेल वाई के पास जाके क्रॉस होगा एक्स आर। ये तो अब करना सबको आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेगा, आई जैसा था वैसा, तो z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, लेकिन y की जगह क्या आया r, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा डिफरेंशिएट। अब ये समझो r फंक्शन है x y z तीनों का, r की वैल्यू x y z तीनों पे डिपेंड करती, तो r फंक्शन है यहाँ पे x y z तीनों का, तो आप चाहे x y z तीनों में से किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, r डिफरेंशिएट होगा। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। तो देख रहे अगर हम डेल आर बाय डेल वाई पहले ही निकाल लेते थे, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख के काट सकते थे, बट मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप पेपर में भूल गए, तो हम उस हिसाब से सॉल्व करते। फिर से y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, लेकिन r आया z के जगह, तो क्या मिलेगा, डेल आर बाय डेल जेड माइनस जे इंटू सेम चीज, z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, साथ में मल्टीप्लाई होगा डेल आर बाय डेल एक्स, एक्स कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z डेल आर बाय डेल जेड, प्लस के इंटू y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, और यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल आर बाय डेल एक्स माइनस एक्स कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, फिर क्या मिलेगा, डेल आर बाय डेल वाई। इसको ले दो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम वैल्यू निकालेंगे हर एक, या तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, क्यों, हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए डेल आर बाय डेल एक्स वगैरह सबकी, तो अब निकालेंगे। आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, चलिए अब इक्वेशन 1 को देखिए, यहां पे अभी को लिख लेता हूं। आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, डेल आर बाय
डेल एक्स आएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, एक्स की जगह है r, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा इसको? तो इक्वेशन नंबर 3, तो ऐसा लिख दूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली वी गेट, एक ही बार में लिख देता हूं। चलिए बताइए, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, आर का डेरिवेटिव डेल आर बाय डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y, इक्वेशन नंबर 4। एंड लास्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू z, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z डेल आर बाय डेल z इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, इक्वेशन नंबर 5। तो बताइए क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 वी गेट, ये वैल्यू आप काय की निकाल रहे थे? डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ क्या आ जाएंगी वैल्यू? आई इंटू जेड इंटू 2r डेल आर बाय डेल वाई, 2r डेल आर बाय डेल वाई, क्या आती वैल्यू? 2y आती, माइनस y जैसा था वैसा 2r डेल आर बाय डेल जेड, क्या आ रही वैल्यू? 2z आ रही। सेम चीज माइनस जे इंटू जेड जैसा था वैसा 2r डेल आर बाय डेल एक्स, क्या आ रही वैल्यू? 2x माइनस x इंटू 2r डेल आर बाय डेल जेड, 2r डेल आर बाय डेल जेड वैल्यू आ रही 2z प्लस k इंटू वाई इंटू 2r डेल आर बाय डेल एक्स, वैल्यू क्या आएंगी आपकी? 2x माइनस x इंटू 2r डेल आर बाय डेल वाई, वैल्यू क्या आएंगी? आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक सबको? इजी था। तो देखिए आपने अगर पहली वैल्यू निकाल लिए तो भी ठीक, नहीं तो क्या बाद में क्या सर पकड़ने की नौबत आती? क्या नहीं, एक लाइन ही तो लिखना है और कुछ करना भी है क्या? अरे समझ रहा है सबको? तो बताइए क्या है वैल्यू यहाँ पे? आ जाएगा 2 इंटू वाई जेड, तो आएगा 2y जेड माइनस 2 इंटू वाई जेड आएगा 2y जेड आए, माइनस यहाँ पे 2x जेड माइनस 2x जेड जे प्लस 2xy माइनस 2xy के, यानी 0i प्लस 0j प्लस 0 के, यानी वैल्यू क्या आ गई? 0। देयरफॉर आपने डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या निकाल लिए? निकाल लिए। तो डेल क्रॉस एफ कैसे निकाले समझ में आया? एक बार आपको डेल क्रॉस एफ की वैल्यू 0 मिल गई तो उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं। एक बार डेल क्रॉस एफ अगर आपको 0 मिल गया तो आप कह सकते हैं आपकी फील्ड कैसी है? कंजर्वेटिव। तो आप लिखेंगे हैंस एफ जिसकी वैल्यू थी आर स्क्वायर आ रही है क्या हो गई? कंजर्वेटिव हो गई। फील्ड अगर कंजर्वेटिव है मतलब देयरफॉर आप एफ को लिख सकते इक्वल टू डेल फाई, वेयर फाई क्या है? वेयर फाई इज स्केलर पोटेंशियल। आ जाएगा। बताइए कहां है आपके पास वैल्यू? ये हमारे पास एफ की वैल्यू, ये निकाले थे। तो आ गया एफ इक्वल टू डेल फाई। डेल फाई की वैल्यू क्या आती? आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड आएगा। आई वाली वैल्यू इक्वल रहेंगी आई के साथ, तो आप बोल सकते डेल फाई बाय डेल एक्स की वैल्यू आएंगे एक्स आर स्क्वायर, दैट इज
एक्स इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है? आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। क्यों किया मैंने ऐसा? अभी ये वैल्यू डेरिवेटिव में, आगे काय में जाएंगे? इंटीग्रेशन में। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं डाल दूंगा तो सिंगल एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन निकल जाएगा ना, दो स्टेप का झंझट रहेगा क्या? नहीं। समझ में आया पक्के में? और हम अभी तक इक्वेशन दे चुके हैं शायद, कितनी इक्वेशन दी है हमने? 5 तक दिए, तो हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली डेल फाइव बाय डेल वाई ये इक्वल आएगा कैसे? वाई आर स्क्वायर थे, यानी वाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड। सिमिलरली लास्ट कंपोनेंट डेल फाइव बाय डेल जेड इक्वल आएगा यहाँ पे लास्ट कंपोनेंट जेड आर स्क्वायर, तो आएगा जेड आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट को करो ओपन तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड इंटू जेड स्क्वायर जेड का इक्वेशन नंबर 8। अब बस क्या करना है? इन्हें इंटीग्रेट कर देना है, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन 6, 7 and 8 partially with respect to x, y and z respectively we get। चलिए पहले करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो आ जाएगा फाई इज इक्वल x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर प्लस जेड स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय फाई फंक्शन है एक्स वाई जेड का आपने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका पहला जो आर्बिट्ररी फंक्शन आएगा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस स्टेप में। फिर से इंटीग्रेट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू y, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल आ जाएगा फाई को। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 वाई टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन वाई टू द पावर 4 बाय 4 प्लस जेड स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू y, तो फंक्शन ऐड होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड, तो आ जाएगा फाई टू ऑफ एक्स जेड। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? और लास्ट वैल्यू क्या आएगा आपका? आप इंटीग्रेट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसल। आप इंटीग्रेट कर रहे याद रखना विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू जेड, वाई स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाय 2 जेड क्यूब का इंटीग्रेशन जेड टू द पावर 4 बाय 4 आपने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो आपका कांस्टेंट ऐड होगा इन टर्म्स ऑफ फाई 3 ऑफ एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 11। अब आपको जो स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों इक्वेशन को करना पड़ेगा कंपेयर। अब तो ये सब चीजें याद हो गई होंगी, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग, पहले पेस्ट कर देता है ना फिर लिखता हूं, ये जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं वो हो गया। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 9, 10 एंड 11 वी गेट। बताइए सबसे पहली वैल्यू काय की निकालेंगे आप? फाई 1 ऑफ वाई जेड, फाई फंक्शन है वाई और जेड का, यानी किसका नहीं है? एक्स का नहीं है, तो आप लिखेंगे टर्म इन फाई नॉट कंटेनिंग एक्स। बताइए एक्स किस किस में नहीं है? इस पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको छोड़ दो, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो आ गया वाई टू द पावर 4 बाय 4। इस पे है क्या एक्स की टर्म? नहीं है, तो आएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय, इसमें है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2 में नहीं है, लेकिन हम लिख चुके हैं जेड टू द पावर 4 बाय 4 में भी नहीं है। आ गया, पहला आंसर निकालने में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। चलिए अब हम आएंगे हमारे दूसरे,
हम वैल्यू निकालेंगे फाई टू ऑफ एक्स जेड। फाई टू फंक्शन एक्स और जेड का कौन सी टर्म नहीं दिख रही, वाई नहीं दिख रही, तो आप देखेंगे टर्म इन फाई नॉट कंटेनिंग वाई। बताइए वाई किस किस में नहीं है, पहले इसमें नहीं दिख रहा वाई, एक्स टू द पावर 4/4, इसमें वाई, इसमें नहीं दिख रहा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2, इनमें तो सब में वाई है, इस पे वाई नहीं दिख रहा, ऑलरेडी लिख चुका हूं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें भी है जेड टू द पावर 4/4। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब लास्ट क्या बचा है हमारे पास, पाई 3 ऑफ एक्स। क्या है, x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, किसका नहीं है, z का नहीं है, तो आप लिखेंगे टर्म इन फाई नॉट कंटेनिंग z। तो बताइए अगर z की टर्म नहीं दे चाहिए तो कौन कौन सी है, इस पे z नहीं है, x टू द पावर 4/4, इसमें z नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2, इसमें z है, इसमें z नहीं है लेकिन लिख चुका हूं y टू द पावर 4/4 में नहीं, बाकी सब में z प्रेजेंट है। तो बताइए क्या आ गया आपके पास आंसर, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल इज, क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू, क्या आएंगी पाई की वैल्यू, ये है आपके पास पाई की वैल्यू, पाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस फाई 1 ऑफ वाई जेड। चलिए फाई 1 ऑफ वाई जेड को भी उठा के डाल देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास फाई 1 ऑफ वाई आ गया। तो ये आना चाहिए इसका आंसर। चेक करते हैं आता कि नहीं आता, बाकी आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसके आगे अब आप और कुछ लिखेंगे क्या, नहीं, हम चेक कर रहे हैं। दूसरा आंसर क्या निकाले थे हमने, ये निकाले थे, इस पे पाई 2 ऑफ एक्स जेड की वैल्यू डाल देते हैं, और तीसरा आंसर हमने ये निकाले थे, इस पे हम पाई 3 ऑफ एक्स वाई का आंसर डाल देते हैं, और चेक करते हैं सब सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चलिए देखिए, x टू द पावर 4/4, x टू द पावर 4/4, x टू द पावर 4/4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय, वाई टू द पावर 4/4, वाई टू द पावर 4/4, वाई टू द पावर 4/4, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 2, जेड स्क्वायर बाय 4, जेड स्क्वायर बाय 4, जेड स्क्वायर बाय 4, सब सेम है। तो ये हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है समाप्त। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।